अकाउंट्स की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी अकाउंट्स की, उसमें सुरेंद्र सर ने ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब ऐसा पढ़ाया उन्होंने, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि लगा कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ही नहीं है क्लास 11-12 में, और जो सब सीखा है वो किसी अभी काम का ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक भी आंसर नहीं कर पा रहा था उनके क्वेश्चंस का। सो मैंने वहां से डिसीजन लिया कि मुझे करना ही है, मुझे कोचिंग करना ही है, क्योंकि अगर एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की होने समझ होना बहुत जरूरी है। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। मैं भी क्या करता था, 1.5 की स्पीड से जल्दी जल्दी लेक्चर्स देख लेता था, और इस माइंडसेट के साथ कि अगर मैंने लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट कर लिए तो मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा कर पाऊंगा। बट ये अप्रोच बहुत ही गलत है, जल्दी लेक्चर्स देखने से कि आप लॉन्ग टर्म तक उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब अभी आपने तो देख लिया जल्दी जल्दी लेक्चर्स, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे, पर अभी आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद जब उसे रिवाइज करने बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं उसे भूलने लगोगे। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. आज पारस इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ से आज हमारी बातचीत होगी और लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हैं आकाश पाल, जिनके साथ बातें करेंगे हम बेमिसाल। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आकाश, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा शुरू करने से पहले लखनऊ के बारे में। आज लखनऊ में माहौल कैसा है और लखनऊ के बारे में कुछ बताइए। सर लखनऊ का तो माहौल हमेशा से ही बेमिसाल रहा है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, बोलने का तरीका और नवाबी शौक अपने आप में ही बहुत चित परिचित हैं। बहुत बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, चाहे वो बड़ा इमामबाड़ा हो, चाहे वो पुराना लखनऊ हो। और पुराना लखनऊ तो अपनी जाना ही जाता है नवाबी के लिए। तो जो असली लखनऊ है वो पुराना लखनऊ है। वहाँ पे घूमने लायक जैसे कि आप जा सकते हैं, हजरतगंज है, और बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा। वहाँ घूमने की, लखनऊ अगर आप आए हैं और यहाँ पे आपने घूमा नहीं पुराना लखनऊ, तो आपका लखनऊ आना बेकार है। मतलब कि लखनऊ आए और घूमना, और वहाँ का पुराने लखनऊ का खाना भी अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के छोले भटूरे और गुलाबी चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में फेमस है। तो अगर आप लखनऊ आए और यहाँ पे अपने घूमा नहीं पुराना लखनऊ और वहाँ की डिशेस को ट्राई नहीं किया, तो फिर आपका यहाँ आना स्वार्थ नहीं है। डेफिनेटली, जिस तरीके से आपने बताया गुलाबी चाय के बारे में, तो हम जरूर लखनऊ आकर के आपकी चाय और छोले भटूरों का आनंद लेने वाले हैं। आकाश, जब हम बात करते हैं लखनऊ की, और लखनऊ की अपनी एक बहुत बड़ी हेरिटेज है, बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली चलती हैं। आज क्योंकि हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, तो लखनऊ में एजुकेशन का माहौल कैसा है? सर लखनऊ में एजुकेशन का माहौल की बात हमेशा से ही बढ़िया रहा है। यहाँ से हर साल जो है ऑल इंडिया टॉपर्स निकलते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स निकलते हैं। एंड इवन बात करें तो मेरे स्कूल से ही हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स निकलते हैं। तो लखनऊ में एजुकेशन का मतलब बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा से ही। ओके, सो आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? प्लस टू के बारे में बताएं, आपकी स्कूलिंग और आपके रिजल्ट्स के बारे में। सो बेसिकली मेरी स्कूलिंग जो है वो रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल से हुई है। सो मैंने क्लास 10th अपना कंप्लीट किया था 2018 में विद द स्कोर ऑफ 92%, एंड मैंने अपना क्लास 12th कंप्लीट किया था 2020 में विद द स्कोर ऑफ 97.20%। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जैसे आपने 97% बताया, तो ये आप क्लास में टॉपर रहे हैं? यस सर, मैं अपनी क्लास में टॉपर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए हैं हिंदी में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने जो लखनऊ का जो हेरिटेज है, लखनऊ में जिस तरीके से भाषा पे, शब्दों पे बहुत काम किया जाता है, तो आपने ऑब्वियसली हिंदी में अचीव किया। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। सो हाउ यू केम अप विद द डिसीजन की कॉमर्स का डिसीजन कैसे, फैमिली से मिला या सेल्फ इंस्पायर्ड, किस तरीके से? सर बेसिकली क्या हुआ कि व्हेन आई वाज इन क्लास 9, तो मेरे एक भैया के फ्रेंड थे एंड ही वाज आल्सो डूइंग सीए। सो मेरे भैया ने भी मेरे से कहा कि आप सीए के बारे में देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो यू शुड आल्सो गो फॉर अ सीए। सो फिर मैंने क्लास 9 में देखा सीए के बारे में, यूट्यूब पर वीडियोस देखी, गूगल में रिसर्च किया, देखा, तो मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा। सो एट द एंड ऑफ क्लास 9 मैंने भी डिसाइड किया कि यस, सीए में, सीए एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे सीए में जाना चाहिए। एंड फिर वहां से फिर मैंने आज तक कभी भी डिसीजन अपना बदला नहीं कि मुझे सीए के अलावा कुछ और भी करना है। एंड इवन मुझे याद है कि मेरे क्लास 10th का जब रिजल्ट आया था, जब मेरे 92% आया था, तो मेरे नेबर्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझसे कहा
कि आप तो ब्राइट स्टूडेंट हो, आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, पर मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे सीए ही करना है। तो फिर मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं सीए में ही एंटर करने के लिए फिर मैंने क्लास 11th में कॉमर्स ली। ओके, सो कॉमर्स लेने के बाद जिस तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि +2 कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो साथ साथ अपनी फाउंडेशंस की भी तैयारी कर सकता है साथ साथ, तो क्या ये दोनों चीजें मैनेज करना पॉसिबल है एक बच्चे के लिए? क्योंकि आपने ये दोनों तैयारियां की हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कितना टफ या इजी रहता है। सर, अगर बात करें कि क्लास 11-12 के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करना, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका एडवांटेज तो है। क्योंकि मैंने जब सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मुझे लगा कि मुझे क्लास 11-12 में सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। क्योंकि क्या होता है कि जो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का सिलेबस है एंड इवन मैथ्स का भी, हालाँकि मैंने मैथ्स ऑप्ट नहीं किया था, बट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का सिलेबस जो है सीए फाउंडेशन में, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चे ने 11th और 12th क्लास के साथ अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसे ना कि सिर्फ सीए फाउंडेशन में ज्यादा टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, बल्कि उसका जो 11th क्लास और 12th क्लास का जो बेस है वो भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका जो 11th और क्लास 11th एंड क्लास 12th का स्कोर है वो भी काफी इंक्रीज होता है ड्यू टू योर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। ओके, सो इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या स्ट्रेटेजीज आपने अपनाई थी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि साथ साथ आपने +2 के फाउंडेशन की तैयारी करी, और जब बिल्कुल एग्जाम्स आने वाले थे तो आपकी क्या तैयारियां क्या थी इसके लिए? सर, स्ट्रैटेजी सिंपल थी। आपको क्या करना है, बस प्लान बनाना है। आपने प्लान, पेन एंड पेपर लीजिए, आप प्लान बनाइए। उस प्लान को एक दिन, अगर आपने एक दिन का प्लान बनाया है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। आपका अगर आपका प्लान के अकॉर्डिंग आपने अगर 70-80% भी एग्जीक्यूट कर लिया, तो मतलब कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। पर अगर आपका लगता है कि 100% प्लान अचीव हो रहा है, तो मतलब आपके कहीं प्लान में ही कमी है, क्योंकि 100% प्लान तो कभी नहीं अचीव होने वाला है। अगर आपने 100% प्लान अचीव किया, तो मतलब कि आपका प्लान कहीं न कहीं आपसे, आपकी एबिलिटीज़ से बहुत कम था। बिल्कुल, तो मे बिल्कुल। तो ये जो एक हमारे ये टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो उनके क्या शेड्यूल क्या रहता है, मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, ये जो अचीवर्स लोग होते हैं ना, हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि उन्होंने इसमें टॉप करा, ये टॉप करा। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर इनसाइट्स कि भाई कैसे क्या करते हो तुम ऐसा सुबह से लेकर शाम तक? सर, कुछ नहीं, मैं भी क्या करता हूँ कि मुझे जो भी कल करना है, मैंने उसको एक दिन पहले ही पेपर पेन पे लिख लिया, पेन पेपर पर कर लिया, इन राइटिंग कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने टाइम स्लॉट बना दिया कि मुझे इस टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक क्या करना है, और मैं पूरा उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन तक की, तो मैं अर्ली बढ़ रहा हूँ, बट अब मैं जब इंटरमीडिएट में आ गया हूँ, तो क्योंकि आई एम डूइंग द रेगुलर कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, सो मुझे बीकॉम का भी मैनेज करना पड़ता है और अपनी कोचिंग का भी। सो मुझे, अब मैं लेट नाइट आउल हो गया हूँ, तो अब मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ। पर जो भी, आप लेट नाइट आउल हो, चाहे वो आप अर्ली बर्ड हो, आपने जो भी गोल बनाया, आप उस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। क्या बात है। So, Akash, how you came up with the decision of joining the Paras Institute? क्योंकि आपने आई थिंक सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था, एंड इट वाज अ लॉकडाउन, ऑलमोस्ट अ लॉकडाउन पीरियड दैट टाइम। सो आपको पारस के बारे में पता कैसे चला, और क्या स्ट्रेटेजीज आपके पारस को ज्वाइन करने को लेकर के थी? सो इट वाज मिड जुलाई जब मेरा रिजल्ट आया था क्लास 12th का, एंड देन उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया था कि चलो मैं सीए फाउंडेशन तो खुद से ही कर लूंगा मैनेज। मैथ्स का है, मैथ्स को मैं यूट्यूब से देख लूंगा। बट फिर क्या हुआ, मेरे पास पारस इंस्टीट्यूट का मैसेज आया। फिर विवेक सर ने मेरी काउंसलिंग करी, और उसके बाद जब मेरी बात हुई उनसे, तो फिर मैं कन्विंस हो गया कि मुझे क्लास करनी चाहिए। फिर मैंने कहा एक ट्राई लेके देखते हैं, क्लास करके करने में क्या जाता है। फिर मैंने जैसे ही क्लास अपनी स्टार्ट करी 1-2 दिन, फिर अकाउंट्स की क्लास, जो फर्स्ट क्लास थी अकाउंट्स की, उसमें सुरेंद्र सर ने ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब ऐसा पढ़ाया उन्होंने, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि लगा कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ही नहीं है क्लास 11-12 में, और जो सब सीखा है वो किसी अभी काम का ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक भी आंसर नहीं कर पा रहा था उनके क्वेश्चंस का। सो मैंने वहां से डिसीजन लिया कि मुझे करना ही है, मुझे कोचिंग करना ही है, क्योंकि अगर एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की होने, समझ होना बहुत जरूरी है।
सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो आपकी जितने भी क्लासेस थी पारस इंस्टीट्यूट के साथ वो सब ऑनलाइन क्लासेस थी, राइट? यस सर। तो ऑनलाइन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि देखिए जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बातें करते हैं तो एक तो ये बहुत सारी चीजें नई थी इस दौरान, क्योंकि हम यूज टू नहीं थे, हम फेस टू फेस क्लासेस करते थे। कितना अजीब लगा आपको ऑनलाइन क्लासेस एक नए मॉड्यूल को करना जो कि पारस की तरफ से था, या आपके लिए बड़ा नॉर्मल था ये? सर अब ये बात होती है, ये डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। अगर मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फेस टू फेस क्लासेस की, तो जाने का टाइम प्लस कॉस्ट वो कहीं ना कहीं बच रहा था ऑनलाइन क्लास में। तो मैं इसको एज एन एडवांटेज देखता था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, आने जाने का टाइम है, वो काफी बच रहा था। उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर पा रहा था अपनी स्टडीज में। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए तो एडवांटेजेस था। हालांकि जो ऑनलाइन था वो थोड़ा सा न्यू था, बट अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी है तो उसके साथ कोई ना कोई थ्रेट भी आएगा। सो मेरे लिए तो मैं देखूं ऑल इन ऑल तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज रहा है ऑनलाइन क्लासेस। ओके, ये आपने वाकई बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि आप अपने लखनऊ में रह करके, अपने ही शहर में अपने घर में रह करके आप इस इतनी अमेजिंग स्टडीज को जो है ग्रेट फैकल्टी के साथ आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। क्या फॉर्मेट क्या रहता था कि आपको जो क्लासेस मिलती हैं, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो क्या प्रॉपर शेड्यूलिंग होती थी या सारी क्लासेस एक साथ मिलती थी पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से? सर बेसिकली क्या होता था, जैसे कि अगर आपको कल की क्लासेस करनी है तो वो आज ही लेट इवनिंग आ जाती थी। तो इस और वो क्लासेस जो है वो नेक्स्ट डे रात को 12 बजे तक रहती थी। तो इससे क्या होता था कि आपको विद इन 24 आवर्स आपको लेक्चर्स देख लेने होते थे। तो सो आप अगर मान लीजिए कहीं बिजी हो गए किसी काम में, तो उसकी वजह से आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अपने आप से। 2-3 घंटे आप ऊपर नीचे देख लेंगे क्लासेस तो कुछ नहीं होगा। और यही डिसएडवांटेज है लाइव क्लासेस का, कि अगर आप लाइव क्लासेस देखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम देंगी। तो लाइव क्लासेस यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। विद इन आपको स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम आपको देखने होते थे लेक्चर्स। और इससे ये भी प्रेशर रहता था कि रात को 12 बजे क्लासेस चली जाएंगी तो कैसे करेंगे। तो इस प्रेशर में बच्चा क्लासेस भी अटेंड करता था और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ थी। ग्रेट। एक चीज पूछना चाहूंगा आकाश की, क्या होता है ना कि हम जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, अधिकांश बच्चे जो होते हैं ना उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। कई बार टाइम के भी इश्यूज होते हैं, कई बार होता है कि हमें जल्दी जल्दी से पता लग जाए। तो क्या ये सही है? मतलब क्या आपने किया और क्या ये सही है या नहीं है? सर लिटरली दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई हैव डन इन माय फाउंडेशन। एंड उसके डिसएडवांटेज एंड रिपरकशंस मुझे भी देखने पड़े। मैं भी क्या करता था, 1.5 की स्पीड से जल्दी जल्दी लेक्चर्स देख लेता था, और इस माइंडसेट के साथ कि अगर मैंने लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट कर लिए तो मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा कर पाऊंगा। बट ये अप्रोच बहुत ही गलत है, मुझे अभी पता चल रहा है। और मैं जब अभी इंटरमीडिएट के लेक्चर कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल स्पीड से कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है जल्दी लेक्चर्स देखने से, कि आप लॉन्ग टर्म तक उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब अभी आपने तो देख लिया जल्दी जल्दी लेक्चर्स, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे, पर अभी आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद जब उसे रिवाइज करने बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं उसे भूलने लगोगे। मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल स्पीड से ही लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप टाइम लगाओगे तो वो बाद में टाइम नहीं लगेगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको नॉर्मल स्पीड से ही लेक्चर देखना चाहिए। ज्यादा अगर आप अभी टाइम बचाओगे तो फिर आगे वो दिक्कत करेगा। बाकी आपने आकाश बहुत कमाल की चीज बताई है, और ये जरूरी भी है कि हम जिस स्पीड में जिस तरीके से लेक्चर्स को पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से हम लोग पढ़े। सीए को लेकर के एक धारणा है कि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर इस कोर्स के दौरान रहता है। तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ अभी आपके फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के दौरान? सर मेंटल प्रेशर की बात करें तो ये तो आना ऑब्वियस है, क्योंकि आप सीए जैसा टफ कोर्स कर रहे हैं। एंड अगर मुझे मेंटल प्रेशर कभी भी आता है कि लगता है कि थिंग्स आर आउट ऑफ माय कंट्रोल, तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ कभी कि भाई मेरे मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़ा सा मतलब वो मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि वो मुझे मोटिवेट ही करते हैं, हमेशा हमेशा इंकरेज करेंगे कि आप कर सकते हो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टडीज रिलेटेड, मैं सर से बात करता हूँ। तो हमेशा टीचर्स और फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से कभी मेंटल स्ट्रेस ज्यादा अब मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ। ओके, पारस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी मोटिवेशनल क्लासेस लगाई जाती हैं, बहुत सारे स्टोरीज के माध्यम से, मोटिवेटर्स के माध्यम से पंप करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपका ऐसी क्लासेस को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? यस सर, मोटिवेशन तो हमेशा सुरेंद्र सर और गौरव सर रहे हैं मोटिवेटर।
क्योंकि हमेशा अगर मान लीजिए कि आप क्लास कर रहे हो, आप 2 घंटे की 1 डेढ़ घंटे की क्लास कर रहे हो, तो बच्चा बोर होने लगता है और कभी-कभी डिमोरलाइज़ भी होने लगता है। तो सुरेंद्र सर कभी-कभी डांस करवाते हैं बच्चों से, कभी सिंगिंग करवाते हैं, तो इससे पढ़ाई में भी हमारा मन लगा रहता है और बहुत सी मोटिवेशनल क्लासेस भी बीच-बीच में होती रहती हैं, जिससे कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवाइज़ करना है, ये लेक्चर्स बीच-बीच में हमारे यहाँ आते रहते हैं, जिससे कि हमें एक स्मूथ क्या एडवांटेज मिलती रहती है अपनी पढ़ाई में। ओके, टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सुना है टेस्ट सीरीज के बारे में, बहुत सारे इंटरव्यूज मैं कर चुका हूँ। आपका टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर अगर बच्चे ने 50% प्रिपरेशन भी करी है और अगर वो टेस्ट देता है, तो वो डेफिनिटली कहीं न कहीं उसको पास होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट अगर बच्चे ने 80% प्रिपरेशन करी और टेस्ट नहीं दिया है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। मुझे लगता है कि टेस्ट देने से 20 टू 30% इंक्रीमेंट होता ही होता है रिजल्ट में। और पारस की टेस्ट सीरीज की बात करें, तो पारस में क्या होता है कि आपने जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करा तो वीकली टेस्ट होते रहते हैं एंड फिर उसके बाद जैसे-जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, तो एट द एंड ऑफ द सिलेबस हमारे यूनिट टेस्ट एंड फाइनल टेस्ट होते हैं, जो कि 1 एंड अ हाफ मंथ अप्रॉक्स चलते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो है काफ़ी बार रिवीजन हो जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल रहता है ये। ओके, पारस इंस्टीट्यूट के साथ पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी। ऐसे में टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं, पर जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने बहुत सुना है इस बारे में कि स्टडीज में तो टॉप है ही है पारस इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट को लेकर के बहुत काम करता है। तो आपके मैनेजमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होते थे और वो कैसे आपको हेल्प करते थे? यस सर, मैनेजमेंट के साथ तो बहुत ही अच्छा इंटरैक्शन था। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू आता था तो देयर विल बी ऑलवेज़ अ मनोज सर, वो हेल्प कर देते थे। आप बस उनको मैसेज करिए, अगर कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो मनोज सर तुरंत ही उसे रिज़ॉल्व करते थे। साथ ही साथ मैम के रेगुलर कॉल आते थे कि आप रेगुलरली होमवर्क कर रहे हो या नहीं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो कि नहीं, और हम लोग की रेगुलर रिपोर्ट्स बनती थी टेस्ट की। साथ ही साथ हमारा ऐसा भी था कि आप क्या कहते हैं कि आपको डेली जो है एक स्पेसिफिक टाइम में ग्रुप ओपन कर दिया जाता था, वहाँ पे आपको होमवर्क सेंड करना रहता था। तो हमारा ऐसे काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन रहा। ओके, फैकल्टीज के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आपने अभी सुरेंद्र सर, गौरव सर के बारे में बताया, आपके जो मार्क्स है, और मैं अभी मार्क्स आपके देख रहा था इकोनॉमिक्स में 92, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तो आपको इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाई? सर इकोनॉमिक्स विवेक सर ने पढ़ाई एंड द वे ही टीच, मतलब एकदम इंटरैक्टिव फ्रेंडली तरीके से पढ़ाई, लगा ही नहीं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो क्या कहते हैं, विवेक सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई एंड उसका सेकंड पार्ट जो बीसीके है वो निखिल सर ने पढ़ाई। तो दोनों ही इतने फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते थे, लग नहीं रहा है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो काफी इंटरैक्टिव सेशन रहता था हम लोग का। और अगर कोई भी डाउट आता था तो सर से रेगुलरली जो भी स्पेसिफिक टाइम दे रखा है उसमें कॉल करके हम उन लोग से डाउट पूछ सकते थे। तो इकोनॉमिक्स में तो हमेशा से मेरा ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। क्लास 12th में भी मेरे इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स थे। तो इकोनॉमिक्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आए। क्या बात है, क्या बात है। आपका इंटरेस्ट भी हो और उसमें फैकल्टी भी आपको टॉप क्लास लेवल की मिल जाए, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, और वाकई आपके साथ हुआ भी, और तभी आप इतने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर पाए। एक चीज जानना चाहता हूँ आकाश की, हम जब भी स्टडीज की बात करते हैं, देखो एक इंस्टीट्यूट होता है कि हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और कई बार क्या होता है, हमारी प्लस टू के बाद हमारे कॉलेज जाने का बहुत मन होता है। हमारी एक अभी तीसरी कैटेगरी होगी है ऑनलाइन की, जो कि आपकी थी। आप इंस्टीट्यूट में भी नहीं गए, आप कॉलेज में भी नहीं गए, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी। क्या मिस करते हैं इस चीज को आप, कि मैं इंस्टीट्यूट पे आकर के अपनी तैयारी कर पाऊँ? नहीं नहीं, देयर इज ऑलवेज ये था कि मैं ऑनलाइन क्लास तो कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली रेगुलर कॉलेज भी कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम में। सो कभी मिस नहीं किया, पर हाँ अगर कहें इनडायरेक्टली तो मिस किया, क्योंकि सिंस लॉकडाउन लग गया तो अभी तक हम लोग का कॉलेज ओपन नहीं हुआ था। सो अभी जो मिस कर रहा था उस टाइम, वो कहीं ना कहीं पारस इंस्टीट्यूट ने पूरा किया। यहाँ पे नए दोस्त हम लोगों के बने, और सबसे बड़ा एडवांटेज रहा पारस इंस्टीट्यूट का ये कि हम लोग के एक ग्रुप बना दिया गया था जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते थे। तो वहाँ पे हम लोगों का दोस्तों के साथ ऐसा मतलब कनेक्शन बन गया है कि हम लोग मतलब अब ऐसे दोस्त बन गए हैं कि अब लगता है कि जल्दी से लॉकडाउन खुले, सबसे मिलें, सबसे इतने अच्छे मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ऐसे दोस्त हैं। मतलब स्टडीज में भी डाउट सपोर्ट एकदम बढ़िया है।
और अगर आपको कोई डिमोरलाइज हो रहे हो तो फिर वो मोटिवेट करते हैं हमेशा। ये नहीं कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये नहीं कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो हमेशा साथ में रहेंगे, आपको इंकरेज करेंगे पढ़ाई के लिए अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्या तो बात है, ये क्या बहुत बात। ही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक चीज पूछना चाहूंगा आकाश, जैसे कि आपने बताया कि आप इंटरमीडिएट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है? सर स्ट्रैटेजी सिंपल है, फॉलो द लेक्चर्स, फिर उसके बाद जो भी होमवर्क है वो करना है, फिर उसके बाद जो भी रिवीजन है डेली 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 का डेली रिवीजन करना है। और साथ में जैसा कि अब मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन में थोड़ा सा एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। अब बच्चा लेक्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो टीचर आके नहीं करवाएंगे ना, तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। प्लस एक, मैं कहूंगा इसे रामबाण ही कहूंगा, कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब हम लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी सिली डाउट्स होते हैं वो हम लोग आपस में पूछ लेते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अब टीचर्स को ये है कि आप बड़े डाउट टीचर से पूछ लो, पर जो अब सिली सिली डाउट आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में वो हम लोग आपस में फ्रेंड में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको, अगर आपने ग्रुप बना लिया 4-5 लोगों का जहाँ पे आप स्टडी रिलेटेड डाउट शेयर कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब आती है सवाल कि भाई हमारे जो आकाश पाल जी हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इंटरमीडिएट में कितने रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, क्या स्कोर लाना चाहते हैं आकाश पाल? सर वैसे तो अभी फाइनल फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि अभी बोथ ग्रुप ही करना है कि सिंगल ग्रुप करना है, क्योंकि क्या ऐसा है कि अभी मुझे मेरा रेगुलर कॉलेज चल रहा है, तो उसकी वजह से जो भी आगे का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। पर अगर मैंने बोथ ग्रुप किया तो ये तो पक्का है कि मुझे रैंक लानी है। और अगर मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप किया तो मुझे एटलीस्ट 300 इन ईच ग्रुप स्कोर करना ही है, जिससे कि मुझे आगे आर्टिकलशिप एंड अच्छी कंपनीज में मौका मिले। एनी ड्रीम कंपनी, कोई एक ऐसी कंपनी जिसका आप देखते हो? सर हर किसी का ड्रीम है कि वो आर्टिकलशिप अपने बिग फोर से करे। सो मेरा भी वही है कि मैं बिग फोर में एज एन आर्टिकल ज्वाइन करूं। और कंपनीज की बात करें जॉब के लिए तो बहुत सी कंपनीज है, जैसे रिलायंस है या फिर बिग फोर है, टॉप 10 कंपनीज हैं, उसमें मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके। आकाश, एक ऐसा सपना जो आप ये सोचते हो कि सीए बनने के बाद मैं इस सपने को पूरा करना चाहूंगा? सर बात करें तो मेरे फैमिली वालों ने मेरे स्टडी के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मैं जब भी मेरी जो भी फर्स्ट सैलरी होगी मैं उससे सारी खुशियां अपने सबसे पहले तो फैमिली वालों को देना चाहूंगा, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं मेरी पढ़ाई के लिए, जो अभी वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं, सिर्फ वो मेरी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं वो सारी खुशियां अपने फैमिली वालों को देना चाहता हूँ और फिर अपने सारे दोस्तों के साथ एक ग्रैंड पार्टी करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वी हैव अ सपोर्टिंग फैमिली, मोटिवेटिंग फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। वही आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, वही वही आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आता है। तो पारस इंस्टीट्यूट पे आपको कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट करते हैं आप अभी इंटरमीडिएट और आगे की कोचिंग को लेकर के? सर मुझे पारस इंस्टीट्यूट पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं बात करूं, अगर मेरा सीए फाउंडेशन में मैथ्स का इस बार का पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, बहुत ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहा। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरा भी मोरल जो है वो बहुत डाउन हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि पेपर खत्म हो जाते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ सर से, ठीक है। तो मैंने उनसे सर से बात करने की, अभी मुझे क्या करना चाहिए, फाउंडेशन को वापस से कंटिन्यू करें क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, और या फिर मैं इंटरमीडिएट की तैयारी स्टार्ट कर दूं। तो विवेक सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आकाश यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। और मुझे खुद नहीं भरोसा था पर सर को मुझ पर भरोसा था। तो उन्होंने कहा कि तुम डेफिनेटली पास कर लोगे एग्जाम और तुम इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही मैंने किया और मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी रिजल्ट के पहले इंटरमीडिएट की। एंड जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा, मैंने तुरंत सबसे पहले विवेक सर को कॉल किया, थैंक यू उनको बोला। विवेक सर को मुझे खुद पे जितना भरोसा नहीं उतने ज्यादा पारस की फैकल्टी को मुझ पर है। क्या बात है, क्या बात है। सो इसी वजह से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स, टॉप स्कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपसे इंटरव्यू करके बहुत मजा आ रहा है। चलो कुछ बातें और करते हैं आकाश की, कुछ रैपिड फायर करते हैं। चलो तुम्हारे साथ ना कुछ मस्ती करते हैं, कुछ गेम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की बातें हो गई है। क्या आकाश को, क्योंकि कई बार ना ये एक बड़ी धारणा होती है कि
जो सीए का कोर्स कर रहे हैं, जो कॉमर्स कर रहे हैं, वो बड़े बोरिंग से लोग होते हैं। तो क्या आकाश भाई टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं? यस सर, क्यों नहीं। मैं तो हमेशा, अब तो मोबाइल हो गया है, नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब तो दिन भर, मतलब ये दिन भर तो नहीं पर हर संडे मैं कोशिश करता हूँ कि मूवी देखूं। टाइम मैनेजमेंट के साथ देखा जाए। ओके, सो आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? सर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस तो नहीं, बट हाँ फेवरेट एक्टर में अक्षय कुमार है। ओके, तो फाइटिंग स्पिरिट के, जैसे कि आप में फाइटिंग स्पिरिट है, उनमें भी फाइटिंग स्पिरिट है, तो वही आपके रोल मॉडल है। ओके, फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? फेवरेट फिल्म की बात करें अब तक की, तो मेरी है, वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री। सबसे बेस्ट, हाँ, सबसे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब मैं अगला सवाल बड़ा थोड़ा सा आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब जब मैं फैकल्टी की बात करता हूँ क्योंकि फैकल्टी आपकी सारी अमेजिंग है, तो फेवरेट फैकल्टी कौन है? एक का नाम बताना आप। द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी। सर अगर बात करें तो सभी टीचर बेस्ट हैं, बट अगर कोई एक अगर चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा गौरव सर को, क्योंकि गौरव सर जिस तरह से बच्चों से कनेक्ट करते हैं, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, और उनका स्पेशलिटी ये है कि वो ड्राइंग्स के थ्रू जो है वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, और लगता ही नहीं कि इतनी आसानी से कैसे समझ आ गया ये चीज। तो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट टॉपिक्स को वो इतना इजी बना देते हैं, उसको इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक लगता ही नहीं है, और द वे ही डिलीवर द कंटेंट वो बहुत ही अमेजिंग है। तो इस वजह से मुझे गौरव से बहुत ही इंस्पायरिंग लगे। क्या बात है। और कोई जब हम एक मोटिवेटर की बात करते हैं, बिकॉज वी सी लाइक लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड सब हमारे पास अवेलेबल है, तो जिनको देखकर क्या आप इंस्पायर होते हो? कोई एक ऐसे मोटिवेटर, और क्यों? सर एज सच मैं कहूँ कि मेरा कोई मोटिवेटर कोई परमानेंट है तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं, और जो हमारे वॉरेन बफे हैं, ये दोनों मोटिवेटर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आनी चाहिए, कि आपको, आपके मम्मी पापा आप पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि आपको उससे मोटिवेशन नहीं आ रही है। इसलिए इस मोटिवेशन को दिमाग में रख के मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वही मोटिवेशनल है। क्या बात है। और मैं खुद हमेशा ये कहता हूँ कि जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल हमारी फैमिली में लाई करती है, क्योंकि हमने देखा होता है अपने मॉम एंड डैड को स्ट्रगल करते हुए, उन्होंने कैसे हमें अपब्रिंगिंग करी। तो रियल मोटिवेटर्स जो होते हैं वो हमारी फैमिली में ही होते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्टेस्ट मोटिवेशन। चलो, ये तो रही ये बातें। और स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? सर स्पोर्ट्स में वही जो पूरे इंडिया को पसंद है, क्रिकेट। क्रिकेट, ओके। सो योर फेवरेट क्रिकेट स्टार? विराट कोहली। विराट कोहली, ओके। थैंक यू सो मच आकाश, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू इंटरेक्ट विद यू। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके। चलते चलते एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, पारस इंस्टीट्यूट को अगर आपने एक लाइन में डिफाइन करना हो अपने तरीके से, अपने शब्दों में, तो आप कैसे बताना चाहेंगे पारस इंस्टीट्यूट के बारे में? पारस इंस्टीट्यूट को वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट सही में एट लास्ट मैं उनको थैंक यू ही कहना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया और जो वो अभी तक कर रहे हैं। मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। सो थैंक यू टू पारस इंस्टीट्यूट, जितनी सारी टीचिंग फैकल्टी को, सारे मैनेजमेंट को, जिन्होंने मेरे हेल्प करी फाउंडेशन क्लियर करने में, एंड जो हेल्प कर रहे हैं मुझे इंटर क्लियर करने में भी। मैंने तो डिसाइड किया है कि अगर जैसे ही मेरा इंटर क्लियर होगा मैं जरूर हिसार हरियाणा जाऊंगा और सारे अपने टीचर्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ से मिलूंगा। Okay, so we are also really very excited to welcome you आकाश। और जैसे कि हम लोग कहते ही हैं कि जैसे भी हमें मौका मिलता है तो हम सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी रीयूनियंस करते हैं, यहाँ पर पार्टीज एंड सेलिब्रेशन भी होता है स्टडीज के साथ साथ। तो थैंक यू सो मच आकाश फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लखनऊ, एंड डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड फॉर द टॉप मोस्ट रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट ऑल्सो। आपको आपके उज्जवल जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू ज्वाइनिंग अस विद पारस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सीरीज। थैंक यू।